नमस्कार, आपकी बात स्वाति के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक, बिहार बंद, इसके मायने, इसका असर और बिहारी चुनाव जो आगामी समय में होने वाले हैं उस पर प्रभाव। और कल देर रात जब देश की फिनांस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जीएसटी स्लैब में आए हुए बदलावों को देश की जनता के सामने रखा, तो उसका व्यापक असर मोटा मोटी तौर पे हम आम लोगों की जिंदगी पे क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि बिहार बंद का मुद्दा, आज एनडीए ने, विशेष रूप से भाजपा ने बिहार बंद को निमंत्रित किया था, बिहार बंद का आह्वान किया था। और ये सिर्फ एक संदेश के रूप में बिहार बंद था, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक ही बंद का आह्वान किया गया था। इस चीज को समझने की पूरी कोशिश की गई थी कि बिहार बंद का असर तो दिखे, एक संदेश तो जाए, लेकिन आम जनता को और जनजीवन पर इसका प्रभाव ना पड़े, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। क्योंकि मुझे नहीं याद है कि भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब भी किसी दल ने बंद का आह्वान किया हो किसी भी जगह का, किसी भी राज्य के लिए, तो वो एक इतने छोटे स्पैन के लिए, सिर्फ संदेश देने के लिए बंद का आह्वान किया हो। क्योंकि जब भी हमने देखा कि बंद का आह्वान जो होता है अमूमन सुबह 7 बजे से लेकर के वो शाम के 6-7 बजे तक तो जरूर जाता है। तो एक तो ये बात हुई कि सिर्फ संदेशात्मक ये बिहार बंद का पूरा कार्यक्रम था। बहुत हद तक सफल दिखाई दिया, आम जनता का योगदान इसमें रहा, क्योंकि बहुत कम टेन्योर के लिए था। और इतने कम टेन्योर में भी जो आवश्यक चीजें थी, आवश्यक सेवाएं थी, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ये जानकारी बहुत अहम। और जब बंद समाप्त हुआ, इसके बाद नेता विपक्ष जो बिहार के हैं, हमारे तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से बयान आया। और बयान अपेक्षाकृत वही था कि बंद सफल नहीं हुआ, जो हर पार्टी एक दूसरे के लिए कहती है। तो इसमें तेजस्वी यादव को मैं कोई दोष नहीं दूंगी। हाँ, इसके इतर उन्होंने 2-3 बातें और कही। सीट बंटवारे को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा, और कहा कि लगभग लगभग सीट बंटवारा तय है, किसे टिकट दिया जाना है ये नाम तय है। सनद रहे कि अभी 2 रोज पहले अमित शाह ने भी ऐसी ही भाजपा के बिहार के नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक की थी, और लगभग यही बात सामने निकल करके आई थी कि भाजपा का अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का जो प्लान है वो लगभग लगभग तय। तो आज उसके 2 दिन बाद तेजस्वी यादव ने भी मोर और लेस इसी तरह की बात कही। उन्होंने अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि अगर किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप इसको लेकर के निगेटिव मत होइए, नकारात्मक मत होइए। बहुत जल्द कोई भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिनको टिकट नहीं मिला है उसको राजद और इंडी गठबंधन देने का प्रयास करेगी। तो टिकट जो जिन लोगों का कटेगा उन्हें पहले से ही माफी मांगते हुए उनसे, और उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए तेजस्वी यादव। और बिहार बंद को लेकर के जो बात बार बार हो रही है कि ये बंद बुलाया क्यों गया था, मोदी जी के माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, ये इनके वोटर मताधिकार रैली में कांग्रेस के मंच से, उस अपशब्दों के प्रतिकार के रूप में, विरोध के रूप में ये बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर के भी आज तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया और कहा कि ये सिर्फ हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम सड़क की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से खेलने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, संघ जदयू, एनडीए बिहार में। तो ये भावनात्मक जो ये एक शिगुफा छोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा, वो बिहार की जनता सफल उसे नहीं होने देगी। ये कहना है तेजस्वी यादव का। आज शाम का, दोपहर के बाद का उनका बयान है, शाम से पहले का उनका ये बयान है। तो बिहार बंद को पूरी तरह से असफल बताया। वहीं दूसरी ओर बिहार
के जो नेता हैं भाजपा के, आप रविशंकर प्रसाद को ले लीजिए, आप गिरिराज सिंह को ले लीजिए, वो सब बहुत बुलंदी के साथ बिहार बंद को पूर्ण तरह से सार्थक बता रहे हैं, सफल बता रहे हैं। क्या इसका वास्तविक परिणाम है? क्या 16 दिनों की इनकी इंडी गठबंधन की बिहार यात्रा से भारी पड़ गया 5 घंटे का भारतीय जनता पार्टी का आह्वान किया हुआ बिहार बंद? ये इसका असर क्या है, ये तो आगामी बिहार चुनाव में ही देखने को मिलेगा। इसके साथ दो बातें और, एक, बिहार चुनाव में एक सुगबुगाहट के साथ टेंटेटिव डेट ऐसा लग रहा है कि छठ के ठीक बाद 26-27 अक्टूबर के करीब में, इस बार अक्टूबर लास्ट में ही छठ है, उसके ठीक बाद, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में एक अनुमान आज लगाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव के डेट्स की घोषणा हो जाएगी, मतलब कि छठ के ठीक बाद बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएगा। क्योंकि इस बार सारे पर्व, दशहरे से लेकर के दिवाली से लेकर के गोधन, छठ और ये सारी बिहार के प्रमुख पर्व हैं, त्योहार, और पूरा का पूरा अक्टूबर त्योहारों से भरा हुआ है, बिहारी पूजाओं से भरा हुआ है। तो इसको देख करके आज एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये अटकलें बहुत तेज हैं कि जो बिहार में चुनाव के डेट्स की घोषणा होगी वो नवंबर, बिल्कुल 2 नवंबर से मोस्ट प्रोबेबली उस समय चुनाव हो सकता है बिहार में। एक और खबर बिहार को लेकर के कि 17 सितंबर को जो इंडी गठबंधन की रैली में मोदी जी के माता जी को लेकर के अपशब्द कहा गया, उसको लेकर के अदालत सुनवाई करेगा 17 सितंबर को, जिसमें अभियुक्त बनाया गया है, आरोपित बनाया गया है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी समेत 100 लोगों पे ये केस किया गया है और उसकी सुनवाई अदालत करेगी 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है कि अदालत का नजरिया इस मामले में क्या है, और अदालत का नजरिया भी बहुत हद तक इस बात की ओर इंगित करेगा कि वास्तव में ये जो अपमानित करने का मुद्दा उठाया जा रहा है वो धरातल पर कितना कामयाब होगा। बिहार की जनता किसके ओर मुड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की ओर, या फिर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की ओर। इसके साथ ही बिहार को लेकर के एक और छोटी बात, फिर हम जीएसटी वाले पार्ट को कवर करेंगे। बिहार में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको लेकर के खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बात पर इसलिए सहमति नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए वो तेजस्वी यादव के चेहरे को सामने नहीं ला पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि उसका जो कोर वोटर है, मतलब सवर्ण और अति पिछड़ा, वो छिटक जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्य रूप से जो चेहरा है वो MY समीकरण के हैं, ये सब जानते हैं। बिहार में मुसलमान और यादवों का चेहरा ही है और ये बहुत बड़ा तबका है बिहार में। बिहार में MY समीकरण के वोटर्स को हम संख्या बल के आधार पर कम नहीं आंक सकते हैं, और ये वो मुख्य रूप से इसके जो MY समीकरण के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उन्हें अपने साथ सवर्णों को भी लाना चाहिए और अपने साथ जो अति पिछड़े हैं, जो कांग्रेस को लगता है कि वो अति पिछड़े जो हैं वो कांग्रेस का कोर वोटर है, तो वो उसको नहीं लूज करना चाहते, इसलिए वो तेजस्वी के नाम पे पीछे हट रहे हैं। अब आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी के 4 स्लैब को कट करके 2 स्लैब कर दिया गया, 5% और 18% कर दिया गया। इसके अलावा सिन टैक्स मतलब पाप वाला टैक्स, एक नया स्लैब स्टार्ट किया गया 40%। सिन टैक्स कुछ ही वस्तुओं के लिए मैं बोलूंगी, जिसमें शराब है, जिसमें व्यसन की चीजें हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहले 28% था, आज के डेट से मतलब कि 22 सितंबर से एप्लीकेबल होगा धरा पे, उस समय ये 40% के स्लैब पे आएगा। तो जितने भी व्यसन की चीजें हो गई आपको उस पे 40% है, और प्लस जो लग्जरी की चीजें हैं उस पे सरकार आपसे 40% वसूलेगी। तो 40% जो लोग
कर देंगे जिन भी गुड्स प्रोडक्ट्स के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आम जनता की जेब पे इस जीएसटी कट ऑफ का क्या फ़ायदा है। जो 2 स्लैब हटा दिए गए और जो 18% वाले लगभग लगभग 99% चीज़ों को 5% वाले जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया और 5% जीएसटी स्लैब के बहुतायत चीज़ों को 0% टैक्स स्लैब में डाला गया है, जिसमें मुख्य रूप से इंडियन ब्रेड है, जिसमें कि हर तरह की चपाती, रोटी, पराठे, खाखरा, ये सारी चीज़ें हैं, पनीर है, छेना है, ये जो आपके आम लोगों के जीवन में रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, उसको सीधे-सीधे 0% में कर दिया गया है। और बहुत सारे 18% वाले जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, उसको या तो 5% में किया गया है या फिर 0% में किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जिनमें जीएसटी में जिन वस्तुओं पे कटौती हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता था विपक्ष की ओर से बच्चों के स्टेशनरीज पे। तो स्टेशनरी जो था वो 18% पे था, अब 5% पे कर दिया गया है। जो बच्चों वो कहते थे कि विपक्ष का आरोप होता था कि सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती है, तो वो आ गया है 5% पे। एक और आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रभाव करने वाला, एक आम लोग जो होते हैं, आम जनता जो होती है, उसका बहुत बड़ा सपना होता है अपने घर का, और सीमेंट जैसी चीज़ पे जो 28% के स्लैब में थी, उसका स्लैब कट ऑफ कर दिया गया है। और ऐसे ही टाइल्स को लेकर के, टाइल्स भी शायद अगर मैं सही हूँ तो 5% वाले स्लैब में आ गया, जो पहले हायर स्लैब में था। तो अगर एक मोटा-मोटी तौर पे ये अगर मैं 2 बातें कहूँ कि अगर 20,000 के लगभग में मेरा मासिक खर्चा है घर गृहस्थी में, तो जिस प्रकार से टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, उससे मुझे फ़ायदा 1200 से 1500 पर मंथ का होने वाला है। और अगर एक 20 लाख के करीब में कोई घर बनाना चाहता है, जिसका बजट 20 लाख हो, जो अमूमन मैक्सिमम लोगों का ये होता है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों का यही बजट होता है, तो इसमें आप 65 से 70,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये एक सरकार का एक नायाब तरीका है आपके ही बचत किए हुए पैसों से फिर उस पैसे को मार्केट में लाने की और खपत बढ़ाने की। ये एक बहुत तगड़ा प्रभाव डालेगा ट्रंप के टैरिफ वॉर का भी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेशनली जो ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगाया उसको फुल रिकवर कर देगा, लेकिन फिर भी कंजम्पशन बढ़ाने का और जीडीपी को मेंटेन करने का, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का और बचत को ध्यान में रखते हुए, आम जनता की जेब को ध्यान में रखते हुए इस पूरे टैक्स स्लैब को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसके लिए तो पूरी जनता को बधाई, जीएसटी काउंसिल इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो जीएसटी काउंसिल जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल होती हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हालांकि जमीन पे इसका वास्तविक असर जो है वो देखने में भी समय लगेगा, 5-6 महीने, लेकिन मुझे लगता है कि ये 22 सितंबर के बाद से जो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जो लागू हो रहा है, वो इस पूरे पर्व वाले सीजन में भारत की जनता का, विशेष रूप से बिहार की जनता का तो बिल्कुल ही बाछे खिलने वाले हैं, उनके वारे न्यारे होने वाले हैं। फिर कल मिलेंगे इसी समय पे। कोशिश पुनः मेरी रहेगी कि हम बात करें बिहार मुख्य रूप से और बाकी चीज़ें, जैसे मैंने आज जीएसटी कवर किया। तो कल मिलते हैं फिर उसी समय में, इसी समय में। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालूं। और मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।